नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। भर्ती घोटाला प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गई है। जी हां, चारों तरफ से सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस ने भी किए हैं। हमने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कौन से आरोप प्रदेश सरकार पर वो लगा रहे हैं और उनकी वजह क्या है। देखिए, एक और घोटाला, जी हाँ, और उस घोटाले की वजह से हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार एक बार फिर से मुश्किल में घिर गई है। कम से कम कांग्रेस का तो यही मानना है और उनका मानना ये भी है कि एक के बाद एक लगातार जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसने बीजेपी और जेजेपी सरकार की असलियत जो है वो जनता के सामने ला दी है। क्या कुछ आरोप कांग्रेस के हैं? रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्होंने जो भर्ती घोटाला है उसको व्यापम घोटाला जो है उससे भी बड़ा घोटाला बताया है। किन वजहों से वो ऐसा बता रहे हैं और क्या कुछ आरोप हैं कांग्रेस के? सबसे पहले हम पीटीसी में उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हरियाणा का जो भर्ती घोटाला है वो दरअसल व्यापम घोटाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कुख्यात था, उससे भी बड़ा घोटाला जो है वो धीरे धीरे पड़ते और खुलने वाली। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, जरा विस्तार से बताएं। वैशाली जी, मानने ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप देखें तो हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अब हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया है, उसके डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर 1 करोड़ से अधिक रुपये के साथ हरियाणा के विजिलेंस विभाग द्वारा एचपीएससी के कार्यालय में गिरफ्तार होते हैं। अश्वनी शर्मा नाम का एक और दलाल, एक और नवीन नाम का तथाकथित दलाल, वो सब भी गिरफ्तार होते हैं। 5-6 करोड़ रुपए की राशि पुलिस रिकवर करती है। सामने आता है कि डेंटल सर्जन, एचसीएस, हरियाणा में उससे बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं, सबकी मंडी में बोली लगाकर बेचे जा रहे थे और जो परीक्षाएं हैं उनमें सीधे फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो अगर ये सारा फर्जीवाड़ा केवल एचसीएस और डेंटल सर्जन तक सीमित नहीं, जितनी परीक्षाएं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ली उन सब में फर्जीवाड़ा था। और पुलिस रिमांड की दरखास्त में जांच के बाद ये सामने आया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी वो एएनएम हो, वीएलडीए हो, स्टाफ नर्स हो, लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत में वो भी बेची जा रही थी। और ये भी सामने आया कि सारे पदों पर अश्वनी शर्मा या दूसरे दलाल नौकरी की मंडी में परीक्षाएं पास करवाते थे। ये भी सामने आया कि एचटेट की परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है अध्यापकों की, उसके अंदर भी लाखों रुपए की रिश्वत ली जाती थी। तो यहां दाल में काला नहीं, खट्टर सरकार में, भाजपा जजपा सरकार में पूरी दाल काली है। और इस सारे घोटाले का जुड़ाव मात्र एक डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक का अधिकारी नहीं हो सकता, बड़े बड़े सफेद पोशों, सरकार में बैठे आला अधिकारियों और राजनेताओं तक जुड़े हैं। अब ये साफ है। जी जी, ये एक वाकई एक बहुत बड़ा घोटाला जो सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है उस पर सवाल उठ रहे हैं अब, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिल रहा है, तो जनता भी कहीं ना कहीं अब पूछ रही है कि बात कहाँ तक आगे बढ़ी है, जांच कहाँ तक आगे बढ़ी है। आप ज़रा हमें बताएं कि सरकार की ओर से किस तरह की जांच इस पर करने का बताया गया और कितना कुछ हुआ है अभी तक। दुर्भाग्य से अब खट्टर सरकार पर्दा डालो अपराधी बचाओ अभियान में लगी है। पर्दा डालो घोटालेबाज बचाओ अभियान में लगी है। खट्टर साहब को तो केवल 3 बातें रटी रटाई याद हैं: मेरिट, पारदर्शिता न खर्ची ना पर्ची। अब साफ हो गया कि हरियाणा में खर्ची नहीं अटैची चलती है, क्योंकि बच्चों को अटैची देकर नौकरियां मिलती हैं। पूरी जांच पर पर्दा डालने की साजिश जारी है। सबसे बड़ा सबूत यही है कि 20 नवंबर 2021 को हरियाणा का विजिलेंस विभाग बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति करके कहता है कि अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी के यहाँ से, उसके दफ्तर से, एचपीएससी के दफ्तर से 1 करोड़ रुपया से अधिक पैसा रिकवर हुआ रिश्वत का। वो पुलिस रिमांड में 23 नवंबर को भी यही बात लिखते हैं।
पर खट्टर साहब 23 नवंबर को इसे सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं कि एचपीएससी के कार्यालय से पैसा बरामद हुआ ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री खुद ही विजिलेंस को झूठा बता दे, जो अनिल नागर का वकील कह रहा है लगभग वही बात कहे, तो फिर केस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, बड़ी सीधी सीधी बात ये सामने है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओएमआर शीट्स, डेंटल परीक्षा की ओएमआर शीट, एचसीएस की ओएमआर शीट, ये सारी बरामद होती हैं। पर इस पूरे मामले को अब 13-14 डेंटल परीक्षा की ओएमआर शीट और 24 एचसीएस की ओएमआर शीट तक सीमित किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि बाकी पर पर्दा डाला जा सके। सच्चाई ये है कि सारी ओएमआर शीट फर्जीवाड़े से भरी जाती थी और पीटीसी न्यूज़ पर मैंने आपसे साक्षात्कार में एक से अधिक बार ये बात कही। 33 पेपर लीक हुए, उनमें कैसे हेराफेरी होती है मैंने ये बात कही। हमारे पास तब साक्ष्य नहीं था, आज सबूत हैं। इसलिए सारे भर्तियों के अंदर गड़बड़ है। इन्हें 2 भर्तियों की कुछ शीट्स तक सीमित करके सब मामले को रफा दफा करने की साजिश चल रही है। जी, आपने कहा जैसे कि एक के बाद एक इस तरह के भर्तियों के घोटाले जो सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जांच को जानबूझकर टालने की कोशिश है, या फिर सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं शय जिसे बोलते हैं, आप जैसे आपने कहा भी कि अधिकारियों की शय है, उसकी वजह से मामले पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सामने नहीं आ पा रहे हैं? कुछ चीजें अभी भी हिडन है और उनको बाहर लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। कहां तक आपको सफलता मिली है और आगे आपने क्या सोचा हुआ इसको लेकर? देखिए, 3 बातें साफ हैं। ये महाव्यापम घोटाला है, व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, हरियाणा के युवक और युवतियों की जिंदगी से खिलवाड़ का घोटाला है, नौकरियों को मंडी में सब्जियों की तरह बेचने का घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ऐंठने का घोटाला है। 3 बातें बड़ी सामने हैं। नंबर 1, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो अब हरियाणा पब्लिक सेल काउंटर है, ये उसका दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। मैं याद करवाऊं पीटीसी को, 2018 में भी कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था। आज हम 2021 के अंत में हैं, तो 4 साल में उसका क्या हुआ? उस पर भी पर्दा डाल दिया गया। खट्टर साहब खुद 2017 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड मार कर आए, कई लोगों को सस्पेंड किया। क्या हुआ? खट्टर साहब ने उनको बहाल कर दिया। एक क्लर्क भर्ती के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीधे सीधे आरोप लगे कि पानीपत में भाजपा के एक स्कूल संचालक के यहाँ से पेपर लीक होता है। एसआईटी बनाई, एसआईटी ने उसे क्लीन चिट दे दी। तो बार बार खट्टर सरकार नौकरी भर्ती के घोटालों पर पर्दा डालती है और हरियाणा के बच्चों को बेवकूफ बनाती है, ना पर्ची ना खर्ची का उदाहरण देकर और स्लोगन देकर। अब सामने आ गया है कि एचसीएस की भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, नौकरियां बेची गई, पेपर जबरन पास किए गए। डेंटल सर्जन की भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर पास किए गए। सब इंस्पेक्टर पुलिस जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पास किए, अब उनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया है कि पेपर सॉल्वर गैंग वहां पर था, पेपर किसी ने दिया, पास कोई और हो गया। एएनएम, स्टाफ नर्स, वीएलडीए, पुलिस रिमांड की दरखास्त में लिखा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये नौकरियां 10 लाख से 40 लाख रुपए में बेची जा रही थी। इसी तरह बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। सवाल बड़ा सीधा है, बिल्ली दूध की रखवाली बना रखी है। जो लोग पेपर करवाने के लिए सीक्रेसी के जिम्मेवार हैं, वहां पर पेपर बेचने वाले गैंग कैमरा और पुलिस के सामने खुलेआम जाते हैं, ओएमआर शीट की कॉपी लाते हैं। ओएमआर शीट जिनसे पैसा ले लिया उनसे खाली छोड़ी जाती हैं, बाद में वो भरी जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जाने अनजाने में जो रेड हुई वहाँ खट्टर सरकार का ये सारा गड़बड़ झाला पकड़ा गया और अब मुख्यमंत्री इसे लीपापोती करके बंद करना चाहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत जारी है। आपने जैसे कहा अभी कि लीपापोती करके बंद करना चाहते हैं, अब मैं जो सरकार का जो पक्ष है वो भी रखना चाहूँगी। तमाम जो लगातार एक के बाद एक आरोप कांग्रेस की तरफ से या कहीं ना कहीं दूसरे जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से भी लग रही हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा
कि बीजेपी सरकार ने कभी भी भ्रष्टाचार को कहीं भी किसी भी तरीके से शय देने की कोशिश नहीं की और नहीं आगे करेगी। और ये वाला जो घोटाला है इसकी भी सही तरीके से जांच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भले ही कांग्रेस इस चीज़ को उनका ये भी कहना है कि ये कांग्रेस को भी पता है कि जांच शुरू हो चुकी है और उसके नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। वो सब जनता को बरगलाने की कोशिश है कि कुछ नहीं हो रहा है। अब आप बताइए। खट्टर सरकार में भयमुक्त भ्रष्टाचार है। आप बताइए, सामने 5 तथ्य हैं। HCS के पेपर बेचे जा रहे थे, क्या ये सत्य है या नहीं खट्टर साहब? HCS के पेपर 25 लाख से 1 करोड़ तक में बेचे जा रहे थे, क्या ये सत्य है या नहीं? डेंटल सर्जन के पेपर 25 लाख से 40 लाख रुपए में बेचे जा रहे थे, क्या ये सत्य है या नहीं? क्या जिन अभ्यर्थियों ने रिश्वत दी वो पास हुए या नहीं हुए? पास भी हुए। जिन्होंने पैसा दिया, रिश्वत दी, बोली लगाई, वो पास भी हो गए। ANM का पेपर बेचा गया, स्टाफ नर्स का पेपर बेचा गया, VLDA का पेपर बेचा गया, सब इंस्पेक्टर पुलिस के अंदर हेरा फेरी सामने आ गई है। कैसे क्यों हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं ढिलाई है या जानबूझ के इनको दबा दिया जाता है? क्या वजह है कि एक घोटाला खत्म होता नहीं, दूसरा सामने आ रहा है? देखिए, 33 पेपर लीक घोटाले हम उजागर कर चुके 7 साल में। हर बार जब घोटाला सामने आता है खट्टर साहब उसे दबा देते हैं। मैंने इसीलिए आपको 4 उदाहरण दिए। 7 साल पहले क्लर्क भर्ती घोटाला हुआ, खट्टर साहब की SIT ने क्लीन चिट दे दी। 2017 में खट्टर साहब ही मैन बन गए और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड की और बोले सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। PTC पर भी इंटरव्यू दे दिया कि सब पारदर्शी हो जाएगा। बाद में उन सबको बहाल कर दिया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ, सब रंगे हाथों पकड़े गए, रिश्वतखोरी हुई, ना नौकरी खारिज हुई, ना जिन्होंने रिश्वत दी थी वो नौकरी से बाहर हुए और ना आज तक किसी को सजा मिली। 33 पेपर लीक हुए, क्या किसी को सजा मिली? क्या कोई पेपर खारिज हुआ? और अब तो रेड में विजिलेंस विभाग की सारा मामला ही खुल गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तक सब का सब कीचड़ में रिश्वत के दलदल में फंसा हुआ है और बच्चों के भविष्य की बोली लग रही है। पर खट्टर साहब हैं कि वो अब भी मान नहीं रहे। जी, एक चीज़ है, आपने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को लूटजीवी, ये शब्द आपने यूज़ किया था, लूटजीवी सरकार। बताइए ये किस लिए? आप अगर हरियाणा के बच्चों का पैसा लूटेंगे, अगर आप हरियाणा की नौकरियां लूटेंगे, अगर आप हरियाणा के युवक युवतियों का गुण और दक्षता लूटेंगे, अगर आप हरियाणा के नौजवानों की मेहनत लूटेंगे, अगर आप मंडी लगाकर नौकरियों की बोली लगाएंगे और लोगों को लूटेंगे, बच्चों को लूटेंगे, तो फिर आप लूटजीवी नहीं हैं, तो क्या आपको मैं समाधान जीवी या ईमानदार जीवी कहूँ? जी, अब हम किसानों की तरफ भी रुख करते हैं क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सिर्फ मतलब देशव्यापी नहीं, खासतौर पर पंजाब हरियाणा से रिलेटेड ज़्यादा है। हरियाणा सरकार पर तो किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने या असंतोष बढ़ाने का लगातार आरोप लगा है। मुद्दा ये है कि आपने केंद्र सरकार पर किसानों को देशद्रोही और विदेशी एजेंट कहने का आरोप लगाया था और उस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई। आप मुझे बताइए कि किसानों के इस मुद्दे को, अब तो प्रस्ताव भी पास हो गया है, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या किसान अभी भी जो टिके हुए हैं वो कुछ ज़्यादा हो रहा है या फिर उनकी मांगे नहीं मानेगी, उनको टरकाने की कोशिश है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश है? क्या लग रहा है आपको? वैशाली जी, देश के किसान को मोदी जी पर विश्वास नहीं। मोदी जी और उनकी सरकार किसान की नज़र में, मजदूर की नज़र में, मंडी के आड़ती की नज़र में, मंडी के मजदूर की नज़र में अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं, लेकिन वो शीतकालीन सत्र जो आएगा उसमें उन्होंने कहा ही है कि प्राथमिकता यही होगी कि इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। अब असंतोष की वजह क्या है इसमें? मैं आज PTC न्यूज़ पर एक खुलासा करता हूं। याद करिए, कांग्रेस भूमि का उचित मुआवजा कानून किसान के लिए लेकर आई। मोदी जी अध्यादेश ले आए, प्रधानमंत्री बनते ही, और उसे खत्म करने की साजिश की। जब पूरे देश के किसान ने विरोध किया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में,
तो वो अध्यादेश वापस ले लिए। फिर चोर दरवाजे से जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं, आपने भूमि मुआवजा कानून में प्रांतीय संशोधन कर उसे खत्म कर दिया। तो चोर दरवाजे से किया। इसी तरह से 12 महीने का किसानों का संघर्ष रंग लाया। एक तानाशाह शासक को आखिर में मेहनतकश मजदूर और किसान की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा और अपनी राजहट और 25 लाख करोड़ का खेती व्यापार कुछ चंद उद्योगपतियों को बेचने की जिद से पीछे हटना पड़ा। पर साथ साथ साक्षी महाराज, वो जो बीजेपी आरएसएस मोदी जी के चहेते हैं, सांसद हैं, कलराज मिश्र जी जो हमारे राज्यपाल हैं और भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, दोनों ने कह दिया कि यूपी का चुनाव हो जाने दो, फिर हम नई शक्ल में फिर ले आएंगे। तो मोदी जी की जबान पर विश्वास कौन करे? ये वही तो हैं जिन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या आ गए? इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को दूंगा, क्या दे दिए? मोदी जी ने कहा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि कभी हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने कहा था किसान को कर से राहत दूंगा, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 1 पैसा हमारे पास किसान को कर्ज मुक्ति का नहीं है। तो हर बार जो मोदी जी कहते हैं उसके विपरीत करते हैं, केवल हालात से समझौता करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद फिर अपना असली रूप दिखा देते हैं, इसलिए विश्वास नहीं। जी, अब आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो हैं हाल ही के दिनों में दूसरी पार्टियों में वो शामिल हुए, इसको आप पहला सवाल मेरा कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि ऐसे नेताओं का जो इस तरह से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इनको आप कितना विश्वसनीय मानते हैं? अगर वो वापस कांग्रेस में आना चाहें तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मेरा एक नज़रिया है, आप किस पार्टी में रहना चाहें, प्रजातंत्र में आप इसके लिए स्वतंत्र हैं और आप जब चाहें, जब आपका वैचारिक मतभेद हो, सैद्धांतिक मतभेद हो, आप पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं चल सकते हो, तो आपको उस पार्टी में रहना भी नहीं चाहिए। पर मैं आज पीटीसी न्यूज़ पर पूछता हूँ, क्या ये नेता वैचारिक या सैद्धांतिक मतभेद के चलते जा रहे हैं या किसी तरह से, किसी प्रकार से सत्ता पालें, मंत्री पद पालें, कहीं से झंडी और गाड़ी मिल जाए, सरकारी मकान मिल जाए, सत्ता की मलाई मिल जाए, इसलिए जा रहे हैं? ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजेवाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।